उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 3। उर्मी ने उर्वा से कहा, जनन वंश बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मातंग परंपरा का भविष्य इसमें निहित है। इसमें शारीरिक कुछ भी नहीं है। हो सकता है पूरी तरह शारीरिक न हो सकता है भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया की संयुक्त इच्छा हो, परंतु भौतिक काया अवश्य इसमें संलग्न है। आप इससे इनकार नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि मेरी भौतिक काया आपके साथ मिलन में अमर होने की संभावना देखती है और आपकी भौतिक काया मेरे साथ मिलन में। मैं आपके बीच की ओर आकर्षित होता हूँ और आप मेरे बीच की ओर। आपको किसने बताया कि मैं आपकी ओर आकर्षित होती हूँ? देवताओं ने हमें मातंग कबीले का नेतृत्व करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रजनन करने के लिए चुना है। देवता ही तय करेंगे हमें प्रजनन करना चाहिए या नहीं। उर्मी ने आंखें तरेरते हुए मूक वार्ता को आगे बढ़ाया। ठीक है, हमारे बारे में भूल जाओ, मानवों के बारे में भी भूल जाओ। कोई भी नर और मादा एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? यदि यह मन के उच्च संकायों से उत्पन्न इच्छा होती तो जानवर प्रजनन न करते। यह एक शारीरिक इच्छा है, मेरी बात मान लो। उर्मी ने सिर हिलाया। उर्वा ने आगे विचार पैदा किए जिससे मूक वार्ता आगे बढ़ी। मेरी समझ ये है, पहले भौतिक काया स्वयं ही विकसित होकर स्वयं को अमर बनाना चाहती है, परंतु जब ऐसा करना असंभव जान पड़ता है तो चिरंजीवी होने के वैकल्पिक साधनों की खोज शुरू होती है। काया की उस अवस्था को यौवन कहते हैं। भौतिक काया उन बीजों को उत्पन्न करना शुरू कर देती है जो उसके जैसे ही काया अर्थात संतान पैदा कर सकते हैं। संतान उसके मरने के पश्चात भी जीवित रहती है। नर को अपने बीजों के लिए अनुकूल पर्यावरण अर्थात गर्भ की खोज रहती है। इसी कारण नर मादा के बीच में आकर्षण पैदा होता है। मैं इतने वर्षों से इस आकर्षण को समझने की चेष्टा कर रहा था। अब जबकि मैंने यह सब समझ लिया है, आकर्षण कम हो गया है। आप अपनी कहो उर्वा, मेरी ओर से मत बोलो, मैं कभी आकर्षित नहीं थी। ठीक है, चलो अपने ऊपर बात नहीं लाते हैं। अन्य नर और मादाओं के बीच में बात करते हैं। वे स्वयं की संतान होने पर भी संतुष्ट नहीं होते। वे उसके पश्चात संतानों की भी संतान हो यह इच्छा करने लगते हैं। वे पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कुछ अंश शेष रहे और पूर्ण की खोज करता रहे। विचित्र बात है कि भौतिक काया भी अपने भविष्य के बारे में सोचती है। भौतिक काया भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती। उर्वा के मन में एक रहस्यमय स्वर गूंजा। यह स्वर उर्मी के मन में भी गूंजा था। उसके चेहरे पर विजयकारी भाव आ गए। उसके मन में आए इस विचार ने मूक वार्ता को आगे बढ़ाया। देखा, सब कुछ भौतिक नहीं है उर्वा। मैं अब भी कहूँगा, नर के बीज मादा तक पहुँचने की इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मन भविष्य के बारे में सोचता है, तन नहीं। तो फिर मन का कोई अपना कारण होता होगा जो स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण को बढ़ाता है, परंतु शारीरिक आकर्षण अलग है। तन उस बीज को आरोपित करना चाहता है जो उसे अमर बना सके। यह शुद्ध और सरल है। इसके लिए भविष्य के बारे में गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक इच्छा का समर्थन आपकी 5 कायाओं में से एक से अधिक कायाएं भी कर सकती हैं। ये शब्द हनुमान जी के थे। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी। चूँकि ये शब्द उर्वा और उर्मी के बीच चल रही मूक वार्ता के उत्तर में कहे गए प्रतीत हुए, उर्वा और उर्मी चौंक पड़े। हनुमान जी आगे बोले, दूसरे शब्दों में किसी एक इच्छा के समर्थन में आपकी एक से अधिक कायाएं साथ आ सकती हैं, परंतु समर्थन के पीछे उन सब के कारण निश्चित रूप से भिन्न होंगे। एक बार यदि आप सभी कायाओं के बारे में जान लेंगे तो आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बुद्धि काया। उर्वा ने उत्साह और उत्सुकता में हनुमान जी को बीच में ही टोक दिया। वह बोला, हमें बुद्धि काया के बारे में बताइए देव। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन के पिछले 2 दशकों की तुलना में पिछले 2 घंटों में अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धि काया किरदार को कैसे पूर्ण करना चाहती है? अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करके। हनुमान जी ने कहा, आपकी बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियाँ खंगालती है। जब आपके अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ शिक्षा करते हैं तो शिक्षा के पीछे निश्चित रूप से आपकी बुद्धि काया है।
जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं जिसका परिणाम भविष्य में मिलेगा, तो वह बुद्धि काया की इच्छा है। तो पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है कि एक ऐसा वर्तमान जिसके साथ एक आदर्श अतीत, आदर्श भविष्य संलग्न है। दूसरे शब्दों में बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आपके अतीत में सुधारने के लिए कुछ ना बचा होगा, आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। काल आकाश का यह प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दृष्टिगोचर हो जाता है। और जहाँ तक आदर्श अतीत की बात है, हर किसी के अतीत में धब्बे होते हैं।